गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज़। ये चैप्टर आपका फ़िलहाल क्लास में कंटिन्यूशन में है। फ़िलहाल हम आपको जो क्लासिफिकेशन होता है, पीरियोडिसिटी होती है, क्या होती है, उसके बारे में बता चुके हैं। इसके बाद हमने बताया अर्लियर अटैम्प्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन के जो अर्लियर अटैम्प्ट्स होते हैं उनके बारे में बताया। फिर हमने आपको बताया मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में और उसके जो फीचर्स हैं और उसकी जो लिमिटेशंस हैं उसके बारे में बताया। फिर हमने आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जिसको बोलते हैं, एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। उसके जो फीचर्स हैं उसके बारे में बताया आपको, है ना। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स क्या होते हैं, पीरियड्स क्या होते हैं, ब्लॉक्स क्या होते हैं, कितने ग्रुप्स होते हैं, कितने पीरियड्स होते हैं, कितने ब्लॉक्स होते हैं, इन सारी बातों के बारे में हम बता चुके हैं। फिर IUPAC नोमेनक्लेचर किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर के बेस पे कैसे किया जाता है वो बता चुके हैं। फिर उसके बाद प्रिडिक्शन ऑफ पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, किसी एलिमेंट की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में कैसे की जाती है वो भी आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं। उसके बाद हमने आपको क्लास में ट्रेंड्स इन, है ना, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रेंड्स, कौन से ट्रेंड्स, पीरियोडिक ट्रेंड्स, है ना, इन प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स, ये आपको बताना शुरू कर दिया था। और इस जो पीरियोडिक ट्रेंड्स की बात करते बेटा, पीरियोडिक ट्रेंड्स में कौन कौन से ट्रेंड्स हैं, सबसे पहला जो ट्रेंड है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में भी हमने आपको काफ़ी कुछ बता दिया था। एक बार क्विकली आपको रिमाइंड कराएंगे। एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई क्या होता बेटा, किसी भी एटम के न्यूक्लियस से सबसे बाहर वाली शेल तक की जो दूरी होती है उसको हम एटॉमिक रेडियाई बोलते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियाई। लेकिन मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में कि भाई किसी भी एलिमेंट की एटॉमिक रेडियाई हम जैसे बताई हुई है हम ऐसे नाप ही नहीं सकते, और उसको डायरेक्टली एटॉमिक रेडियाई को ना पाने के दो कारण हैं। एक तो बेटा एटम की कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती, एटम की कोई बाउंड्री ही नहीं होती कि कहाँ तक हम उसके साइज़ को नापेंगे, कोई बाउंड्री नहीं होती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है न्यूक्लियस के चारों ओर वो फिक्स्ड पाथ में नहीं होता, फिक्स सर्कुलर पाथ यानी कि ऑर्बिट में नहीं होता। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट तो न्यूक्लियस के चारों ओर एक 3 डायमेंशनल रीजन होता है उसमें होता है, और वो क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो इलेक्ट्रॉन की कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होती। दूसरी बात, एटम को आइसोलेट करके उसके रेडियस को नापना ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एक एटम को आप निकाल दो किसी भी एलिमेंट के और उसके रेडियस को नाप लो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो उसमें बताया गया आपको कि भाई एटॉमिक रेडियाई एज सच एटॉमिक रेडियाई नहीं होती। 3 तरह की रेडियाई हैं जिनको हम एटॉमिक रेडियाई का नाम दे देते हैं, और उनमें पहली कौन सी रेडियाई होगी बेटा, कोवेलेंट रेडियाई। व्हाट इज़ कोवेलेंट रेडियाई? कोवेलेंट रेडियाई क्या होती है, दो कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स, जो 2 कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स हैं उनके बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, 2 कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स उनके बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को डिवाइड कर दें 2 से, वो कोवेलेंट रेडियाई आ जाएगी। क्या आ जाएगी बेटा, कोवेलेंट रेडियाई आ जाएगी। और जो कोवेलेंट रेडियाई है दैट इज़ द मेज़र ऑफ साइज ऑफ नॉन मेटेलिक एटम्स। जो नॉन मेटेलिक एटम्स होते हैं उनके साइज़ को हम कोवेलेंट रेडियाई के टर्म्स में मेज़र करते हैं। यानी कि जो नॉन मेटल्स की कोवेलेंट रेडियाई होती है वो उसकी बेसिकली एटॉमिक रेडियाई कहलाती है, कि नॉन मेटल्स की एटॉमिक रेडियाई उसकी कोवेलेंट रेडियाई है, ठीक है ना। दूसरा होता है बेटा मेटालिक रेडियाई। मेटालिक रेडियाई मेटल्स के एटम्स की एटॉमिक रेडियाई होती है ना, कि किसी मेटेलिक लैटिस में, मेटेलिक लैटिस माने जो मेटल्स का 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है वो उनकी लैटिस कहलाती है ना बेटा। तो एक मेटेलिक लैटिस में 2 मेटल्स के एटम जो एक दूसरे के पास हों, एक दूसरे से जुड़े हुए हों, है ना, मेटेलिक बॉन्ड के द्वारा, उनके बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस डिवाइड बाय 2, दैट इज़ मेटालिक रेडियाई, दैट इज़ मेटालिक रेडियाई। एंड मेटालिक रेडियाई या मेटालिक रेडियाई इज़ द मेज़र ऑफ साइज ऑफ मेटल्स। वो मेटल्स के साइज़ को मेज़र करने का ज़रिया होता है, तरीका होता है। और तीसरी रेडियाई होती बेटा
वंडरवॉल रेडियाई। तीसरी रेडियाई स्टूडेंट्स वंडरवॉल रेडियाई होती है, और बेसिकली वंडरवॉल रेडियाई उन एटम्स की रेडियाई को नापते हैं वंडरवॉल रेडियाई के द्वारा जिनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता। यानी कि नोबल गैसेस की अगर हम साइज़ को नापें तो नोबल गैसेस के साइज़ को नापा जाएगा वंडरवॉल रेडियाई के टर्म्स में, और दो ऐसे एटम्स जिनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता। आपको पता है नोबल गैसेस जो होती हैं उनके एटम्स के बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता। उनके जो सबसे दो पास एटम्स हैं अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस, नॉर्मल कंडीशंस में दो सबसे पास नोबल गैसेस के एटम्स, उनके बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस डिवाइड बाय 2 दैट विल बी कॉल्ड एज वंडरवॉल रेडियाई। और ये नोबल गैसेस के साइज़ को मेज़र करने का एक स्केल होता है। तो अगर हम तीनों रेडियाई को कंपेयर करें तो सबसे जो छोटी रेडियाई होती है वो दैट इज़ कोवेलेंट रेडियाई, सबसे छोटी रेडियाई होगी कोवेलेंट रेडियाई, और उसके बाद साइज़ में उससे बड़ी मेटेलिक रेडियाई, और सबसे बड़ी रेडियाई जो होगी दैट विल बी वंडरवॉल रेडियाई, वो वंडरवॉल रेडियाई होगी, दैट विल बी वंडरवॉल रेडियाई। ठीक है ना। वंडरवॉल रेडियाई का मैग्नीट्यूड बाकी सारी रेडियाई से ज़्यादा बड़ा होता है। इसी वजह से नोबल गैसेस का साइज़ अपने अपने पीरियड में सबसे बड़ा होता है। तो क्वेश्चन पूछेंगे व्हाई डज नोबल गैसेज हैव लार्जेस्ट एटॉमिक साइजेस, तो आप बोलोगे क्योंकि नोबल गैसेज द साइज इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वंडरवॉल रेडियाई विच हैज़ लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड। ठीक बेटा। तो इसके बाद पीरियोडिक ट्रेंड्स का मतलब होता है ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल साइज में, है ना, एटॉमिक रेडियाई एटॉमिक साइज के पीरियोडिक ट्रेंड। सबसे पहला जो ट्रेंड देखेंगे बेटा वो देखेंगे हम पीरियड में। किसमें? पीरियड में। तो पीरियड की बात कर लो। देखो पहली बात तो समझ लो, साइज को अफेक्ट करने वाले ना पीरियोडिक ट्रेंड इन एटॉमिक साइज को अफेक्ट करने वाले दो ही क्राइटेरिया होते बेटा, दो ही फैक्टर्स होते हैं। एक तो एटॉमिक साइज नंबर ऑफ शेल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, नंबर ऑफ शेल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि जितनी ज़्यादा शेल्स होंगी साइज़ उतना ही बड़ा होगा। और एटॉमिक साइज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है न्यूक्लियर चार्ज या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि न्यूक्लियस में चार्ज जितना ज़्यादा होगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस उतनी स्ट्रांगली होल्ड करेगी, खींचेगी, जिससे साइज़ छोटा हो जाता है। तो पीरियडिकली मूव करते हैं तो बेटा पीरियड में क्या होता है, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड, बेटा नंबर ऑफ शेल्स इन अ पीरियड रिमेन सेम, क्योंकि जो पीरियड का नंबर होता है वही नंबर ऑफ शेल्स होती हैं। तो पीरियड का नंबर क्या होता है बेटा? सेम होता है। तो अगर हम पीरियड में मूव करते हैं, जैसे हम सेकंड पीरियड में मूव कर लें, पीरियड नंबर 2 में मूव कर लें, पीरियड नंबर 2 में यही एलिमेंट्स पढ़ते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, है ना। तो इन सभी एलिमेंट्स के पास दो दो शेल्स हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, 21, 24, 23, बेरिलियम का 21, 22, सॉरी फॉर दैट 22, 23 बोरोन का, 24 कार्बन का, 25 नाइट्रोजन का, 26 ऑक्सीजन का, 27 फ्लोरीन का और 28 नियोन का। तो ये इनके पास सभी के पास दो दो शेल्स हैं, लेकिन जैसे जैसे इनके एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, इसका एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और नियोन की बात कर लो 10, तो इनका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से साइज़ इनका छोटा होता आता है। तो पीरियड में साइज़ लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज़ करता है। इन अ पीरियड द साइज़ डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। और पीरियड में साइज़ के डिक्रीज़ होने का कारण ये है कि नंबर ऑफ शेल्स रिमेनिंग सेम बट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। ठीक, तो लेफ़्ट टू राइट साइज़ घटता है। लेकिन नोबल गैसेज जो हैं आपकी, नोबल गैसेज भले ही सबसे बाद में रखी भी हों, इनका साइज़ अपने पीरियड में लार्जेस्ट होता है, क्योंकि इनमें साइज़ को जो मेज़र किया जा रहा है वो मेज़र किया जा रहा है वंडरवॉल रेडियाई के टर्म्स में, और जिसका मैग्नीट्यूड बाकी रेडियाई से बड़ा ही होना है।
इसके बाद पीरियड के बाद बात कर लीजिए आप ग्रुप की। तो अगर हम ग्रुप में मूव करते हैं टॉप टू बॉटम। जैसे ग्रुप 1 ले लीजिए आप। ग्रुप 1 में लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, 3 ही एलिमेंट्स दिखा रहा हूँ। चलो रूबीडियम भी दिखा देते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 3, इसका 11, इसका 19, इसका 37। और अगर आप कन्फिग्रेशन लिखें इनकी नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन, 2 के बाद 2 तक तो हीलियम जैसा 2s1, 10 तक नियॉन जैसा 3s1, 18 तक आर्गन जैसा पोटेशियम के लिए 4s1 और 36 तक क्रिप्टन जैसा 5s1। तो जैसे जैसे हम मूव करते हैं टॉप टू बॉटम, नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ती जा रही है, 2, 3, 4, 5 और शेल्स बढ़ती जा रही हैं। और शेल्स के बढ़ने से साइज़, जो एटॉमिक साइज़ है वो इंक्रीज़ करता है। कहाँ से कहाँ? फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम मूव करोगे, साइज़ इंक्रीज़ करेगा ड्यू टू इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ़ शेल्स। क्लियर हुई बात बेटा? तो ये बात आ जाती है। फिर इसके बाद बात कर ली जाए आयनिक साइज़ की। आयनिक साइज़ में हम बात करें उससे पहले हम बताना चाहेंगे आयंस क्या होते हैं बेटा? दीज आर दोज स्पीशीज़ विच आर फॉर्म बाय द आइदर बाय गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके या गेन करके जो स्पीशीज़ बन रही हैं, दे आर कॉल्ड एज आयंस। एंड आयंस आर ऑफ 2 टाइप्स, कैटायंस और एनायंस। कैटायंस पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज़ होती हैं और एनायंस नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ होती हैं। कैटायंस पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज़ होती हैं और एनायंस नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ होती हैं। तो यहाँ बताना चाहेंगे कि भाई ये कैटायन का साइज़ ऑफ अ कैटायन, है ना, इज़ ऑलवेज लेसर देन दैट ऑफ पेरेंट एटम, लेसर देन दैट ऑफ पेरेंट एटम। पेरेंट एटम के साइज़ के मुकाबले कैटायन का साइज़ हमेशा छोटा होता है। पेरेंट एटम के साइज़ के मुकाबले कैटायन का साइज़ हमेशा छोटा होता है। और उसका कारण क्या है बेटे? जब भी एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करके कैटायन बना लेता है तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन सेम रहते हैं, है ना। जब भी एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करके कैटायन बना लेता है तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स तो उतने ही रहते हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं। और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाने से इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस और सबसे बाहर वाली शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बढ़ जाना है और उसके बढ़ते ही साइज़ ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा। एग्जाम्पल मैंने दी थी ऑलरेडी, अगर आप देख लो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, है ना। एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा Mg+ बन गया और Mg+ बनने के बाद एक और इलेक्ट्रॉन छोड़कर Mg2 बन गया, Mg2+ बन गया, है ना। इसका प्रोटॉन्स मैग्नीशियम के पास 12 हैं, एटॉमिक नंबर 12 है, इलेक्ट्रॉन्स भी 12 हैं। लेकिन जब Mg+1 बना तो इलेक्ट्रॉन तो 11 हो गए, प्रोटॉन्स उतने ही रहे। और Mg+2 में भी प्रोटॉन्स उतने ही रहे, इलेक्ट्रॉन्स 10 हो गए। अब इलेक्ट्रॉन्स और कम होते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स कम होते जा रहे हैं। इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है और इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ रहा है तो साइज़ ऑब्वियस है आपका घटेगा। आप साथ के साथ इनमें अगर शेल्स भी देखें, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से शेल देखें तो इसके पास 2-3 शेल थी, इसके पास 3 शेल थी, इसकी शेल और भी कम हो गई तो साइज़ ऑब्वियस है। शेल भी कम हो रही हैं तो साइज़ ऑब्वियस है छोटा हो जाएगा। तो Mg से छोटा Mg+ का और Mg+ से तो बहुत छोटा Mg2+ का। अब इसके बाद बात कर लीजिए आप बहुत जल्दी से किसकी? साइज़ ऑफ एनायन की। एनायन की साइज़ की बात कर लें तो अगर हम एनायन के साइज़ की बात करते बेटा, एनायंस आर फॉर्म्ड बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके एनायन बनते हैं। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स उतने ही रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, प्रोटॉन्स उतने ही रहते हैं, तो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट जाएगा। और इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के घटने से आपको पता ही है साइज़ कम हो जाना है। तो जैसे अगर हम बात ले लें ऑक्सीजन की, ले लें ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो इसके पास प्रोटॉन 8 हुए, एक इलेक्ट्रॉन इसने और ले लिया तो O- बन गया, है ना। प्रोटॉन्स तो 8 ही रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स पहले 8 थे लेकिन अब बढ़कर 9 रह गए, 9 हो गए। एक और इलेक्ट्रॉन लिया तो O2- हो गया,
प्रोटॉन्स तो उतने ही रहने हैं, प्रोटॉन्स में कोई चीज़ नहीं ला सकता। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब यहाँ 10 हो गए, है ना। तो भाई जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कंपेरेटिव टू प्रोटॉन बढ़ता रहता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटता रहता है और साइज़ बढ़ता रहता है। तो O से बड़ा साइज़ O नेगेटिव का, O नेगेटिव से बड़ा साइज़ O नेगेटिव 2 का, है ना। अब इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। ये क्या होते हैं बेटा? ये वो स्पीशीज़ हैं जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम लेकिन प्रोटॉन्स का नंबर डिफरेंट होता है। दीज आर कॉल्ड एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस। अब उसमें कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम आपको दिखाएं, जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए, कौन सी एग्जाम्पल देखो, जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए N-3, N-3, है ना, O-2, F नेगेटिव, Na पॉजिटिव और Mg2+ और Al3+। तो दीज ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। और इलेक्ट्रॉन चेक कर लो, इसके पास 7 एटॉमिक नंबर था, 3 जुड़ गए 10, 8 था 2 जुड़ गए 10, 9 था एटॉमिक नंबर 1 जुड़ गया 10, 11 था 1 कम हो गया 10, 12 था एटॉमिक नंबर, यानी कि 12 इलेक्ट्रॉन्स थे इसके पास, जो एटॉमिक नंबर होता है उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन 2 कम हो गए 10, 13 था 3 कम हो गए 10। प्रोटॉन्स इसके पास 7, 8, 9, 11, 12 और 13। तो आप क्या देख रहे हो, जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन तो सब में बराबर हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता रहेगा और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से साइज़ छोटा हो जाएगा। तो साइज़ अगर आप देखें, सबसे छोटा Al+3 का और सबसे बड़ा N-3 का। सीधा सीधा मैंने आपको आंसर बता दिया है। कारण है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम रहे लेकिन प्रोटॉन्स के नंबर बढ़ने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, जिससे साइज़ छोटा होता चला जाता है N-3 से Al+3 तक। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आज की क्लास आपकी यहीं समाप्त करते हैं और बाकी क्लास हम आपकी कर लेंगे।